अंशुल तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक बात हम आपको करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो करंट अफेयर हम वापस लेके आए हैं अंशुल तिवारी क्लासेस में। और ये मैं फिर बता दूं, ये 15 जो अपना जनवरी है ये उस पार्ट का चल रहा है। 15 जनवरी से और मतलब मिड जनवरी का पूरा ये पार्ट है। और मैं नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी लेके आऊंगा, तो बी प्रिपेयर। और बिल्कुल आप इसमें आए, पार्टिसिपेट करें और इंटरेक्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। पहले सेशन से मैं जुड़ने से पहले, जो अभी फिलहाल जो हिंदुस्तान में, इंडिया में जो चल रहा है, पहलगाम टेरर अटैक, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी। इसको किसी भी चीज से रिलेट ना करें, हम आपस में ना लड़ें। हमारी लड़ाई किसी और तरफ है, किसी और के लोगों से है। और वो लोग जो है वो किसी के नहीं है। तो मैं बी फ्रैंकली बोल रहा हूँ और अपने दिल से बोल रहा हूँ, जो भी चीज करें, जो भी बोलें, जो भी एक्शन करें, वो सोच समझ के करें। क्योंकि हम अभी बहुत नाजुक स्थिति में हैं। हमारे 26-27 लोगों की जो है जान गई है इसमें। तो किसी भी चीज को बोलने या फिर कोई भी अपने दिमाग में कोई भी एक सोच बनाने से पहले थोड़ा सा समझें उसको, आगे मतलब थोड़ा समझदारी का उसमें यूज करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो करंट नेशनल करंट अफेयर है वो ये है कि इंडिया के जो कबड्डी खिलाड़ी हैं अजय ठाकुर, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अगर हम अजय ठाकुर की बात करते हैं, हमारे नेशनल जो करंट अफेयर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और 2014 में जो एशियन गेम था उसमें कबड्डी में गोल्ड मेडल लेके आए थे इंडियन टीम। एंड देन उसका बाद जो 2016 है वहां पर कबड्डी वर्ल्ड कप में भी गोल्ड इन्होंने दिलवाया। फिर बात करें अवार्ड की, तो 2019 में इनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। और ये नेशनल करंट अफेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। हालांकि मैं बता दूं ये अभी जनवरी ही चल रहा है। नेक्स्ट मैं क्लास में पूरा फैप पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो वो लंबी क्लास जाएगी। आगे की बात करते हैं। हमारे जो T20 वर्ल्ड कप जो है वो अभी इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने वाला है। 10th एडिशन रहेगा ये। हमको सबको पता है कि लास्ट चैंपियनशिप में क्या हुआ था कि हम लोग ऑब्वियस इंडिया को सिक्योरिटी बेस पर वहां पर पाकिस्तान जाना कंफर्टेबल नहीं लगा। तो ये चीज को लेके मे बी पाकिस्तान एक चीप टैक्टिक्स खेले। इज बेटर टू बी, ये कर दिया गया है कि बहुत सारे मैचेस इंडिया में भी होंगे, श्रीलंका में भी होंगे। और श्रीलंका जो एक न्यूट्रल ग्राउंड रहेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए, तो उस बेस पे ये चीज भी रखी गई है। अगर हम आईसीसी की बात करें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रहा है। इसका जो गठन हुआ है वो 15 जून 1909 में हुआ है। अगर मुझे आप लोग बता पाए कि पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी को किस नाम से जाना जाता था, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताएं। इसका हेडक्वार्टर जो 1909 से लेकर 2005 तक जो था वो लंदन में था। उसके बाद 2005 के बाद इसको दुबई में जो है शिफ्ट कर दिया गया। अभी के चेयरमैन इसके जय शाह हैं, मोटा भाई के बेटे। आगे बढ़ते हैं। तो एक बुक है, आई हैव द स्ट्रीट एंड द कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये ऑटोबायोग्राफी है, ये अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है। बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए, बहुत कुछ इन्होंने दिया है क्रिकेट टीम को। तो 2016 में इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी दिया गया है। हाल ही में 2024 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है एंड टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को भी दिया गया है। एंड यार क्या कमाल का बंदा है यार, क्या बॉलिंग है, क्या बॉलिंग लाइन है। मैं क्रिकेट का इतना फैन नहीं हूं, बट दिस गाय हैज चेंज एवरीथिंग। आगे, अब ये थोड़ा मध्य प्रदेश का भी है और ये नेशनल वाइज भी है कि क्लाइमेट मिशन सिटी के अंतर्गत इंदौर को एनर्जी लिटरेट सिटी बनाने की प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जनवरी में। और इसके फाउंडर जो फाउंडेशन जो देखी थी, जो एक फाउंडेशन थी इसके पीछे, वो एनर्जी सूरज फाउंडेशन थी। और इंदौर नगर निगम ने, इन दोनों ने मिलके ये एक जॉइंट वेंचर किया। 100 दिन का ये प्रोग्राम था। अगर इसकी की ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें तो यहाँ पर कोशिश की गई 3 लाख से 5 लाख लोगों को बताने की कि कंजप्शन ऑफ कार्बन एमिशन की क्या वो इम्पोर्टेंस है, कि कैसे हम इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं और कैसे हम एक ग्रीन इन्वायरमेंट दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर को और हमारे अपने खुद के लिए। फिर उसके बाद इसमें ये भी सिखाया गया कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, कितना रिडक्शन बनाना है कंजम्पशन का। जैसे एक मेरे घर में ये होता है कि हम लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं तो एक रूम में रहते हैं, टीवी वाले रूम में, बाकी लोग जाकर रूम की लाइट बंद रहती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो है एनर्जी कंजम्पशन को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए। तो इसमें यही बताया है कि कैसे 7 to 8% में रिडक्शन हम लेके आ सकें क्रिएटिव वाइज।
फिर इसमें बिहेवियर चेंजेस के बारे में बात करी कि कुछ लोग क्या करते हैं, लाइट चालू करके छोड़ देते हैं। और मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं ना, कि फैन चालू, कॉलेजेस में से मैं कॉलेज में तो फैन चालू है तो चालू ही है, लाइट चालू है तो लाइट चालू है। बिजनेस में भी हमने उसमें कैसे यूज करना है, कि ग्रीन एनर्जी कैसे करना है। फिर अभी तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं कि सोलर पैनल्स को यूज़ करना, सोलर एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इंस्टीट्यूशन ने। तो वही चीज़, ये बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी है इस 100 डे के प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं तो संतोष ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। 23 बार वेस्ट बंगाल इसका खिताब जीत चुका है। अभी इसका 78 एडिशन हुआ था, और इसका स्थापना, संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 में हुई थी। अब मुझे बस ये बता दीजिए कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, हॉकी से, क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से, किस चीज से रिलेटेड है? तो ये प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 2024 में अभी इसका जो लास्ट ईयर ये हुआ था, इसमें वेस्ट बंगाल ऑब्वियस जीती थी, खिताब जीती, एक डोमिनेंट पोजीशन बना के बैठी है। ये मैच जो है, ये जो टूर्नामेंट है वो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, और वेस्ट बंगाल ने किसको हराया था? केरला की टीम को हराया था। आगे बढ़े, इसमें मैंने मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अब नेशनल भी है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी है, कि भाई यूनियन कार्बाइड जो इंडिया लिमिटेड का जो वेस्ट था वो प्रीतमपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। हम सभी को पता है वो काली रात 2 और 3 दिसंबर की 1984 में जब ये डिजास्टर हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। मेरी मदर जो थी, मतलब जो मेरे मम्मी हैं, वो इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के पास में ही रहती थी, और कुछ थोड़े और डिस्टेंस पे मेरे फादर भी रहते थे। तो दे टोल्ड उस समय की ये स्टोरी बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही डिजास्टर वाला सिनेरियो था, बहुत डिस्टर्बिंग सीन था वहाँ पर। तो अभी इसमें मैं इससे बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कि जैसे कि अगर ये तो पूछेंगे नहीं कि 337 टन का वेस्ट जो है प्रीतमपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें मेन टू मेन क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता तो ये पूछा जा सकता है कि सीएम कौन थे जब हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था? तो अर्जुन सिंह साहब थे। कंपनी के ऑनर कौन है? एडरसन साहब हैं। और मुझे बस आप लोग बताएंगे कि उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और इंडिया के प्रेसिडेंट उस वक्त कौन थे। याद रखें, अगर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, उस समय सीएम कौन थे, उस समय गवर्नर कौन थे, उस समय जो प्रेसिडेंट कौन थे। और ये पूछ लिया जाता है स्पीकर कौन थे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन थे, अपोजिशन में कौन था, ये भी देख लिया करें। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि आप उस समय सेक्रेटरी जो पोस्ट थी वो कौन बैठा हुआ था। ये सारी चीजें पर्टिकुलर जो डेज ईयर्स हैं जो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 2000 के टाइम पे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, तो उस समय कौन थे, पहले कौन थे। तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर वो नेशन में कुछ मूवमेंट हो रहा मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो पक्का वो क्वेश्चन आता ही आता है। पीएससी, अगेन पीएससी हो, सिंगल वनडे एग्जाम हो, व्यापम हो, एसएससी हो, ये क्वेश्चन पकड़ते ही पकड़ते हैं। आगे, हाँ जी, ये एक और नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आज थोड़े स्पोर्ट्स के मैंने रखे हैं क्योंकि वो मोस्ट ड्यूरेशन में यही ज्यादा था। तो ध्यानचंद, सॉरी मेजर ध्यानचंद, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो अभी 4 लोगों को मिला, मन्नू भाकर जो सभी जानते हैं, हरमनप्रीत सिंह, सॉरी, ये हॉकी से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार सिंह जो है ये अपना पैरा एथलीट हैं, और डी गुकेश जो चेस से रिलेटेड है। मैं इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ूंगा जो आप लोगों को बताना है। गुकेश साहब ने जो है किसको हराया था, कौन से कंट्री से रिलेटेड थे? फर्स्ट जो अपने चेस्ट वर्ल्ड चेस्ट का चैंपियनशिप थी, उसमें इन्होंने किसको हराया था, और कौन सी टीम, कौन सी कंट्री के थे वो, कौन से ईयर में हराया था, ये भी बताना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ध्यानचंद, जो अवार्ड है पहले 1991 1992 से ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ। ये जो खेल रत्न है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है कि ये नाम जो है ये किससे पहले पूछा गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये प्लीज लिखे करें। मैं स्पेशली आकांक्षा को, जो मेरे हमारे लास्ट टाइम की वीडियो में उन्होंने प्रॉपर हर चीज का आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग आंसर दें। देखिए, ये आपके ही बेनिफिट के लिए जो है हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं।
भैया बुमराह की हमने बात करी थी लास्ट टाइम, तो यही लास्ट पीछे हमने तो यही है कि फर्स्ट इंडियन बने हैं जिसकी रेटिंग 907 गई है, किसमें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के जो स्कोर का रेटिंग है उनको ये मिला है, और लास्ट जो थे अश्विन साहब को ही मिला था, वो 904 था। तो समझते हैं कि इंडिया के लिए कितनी प्राउड मोमेंट है, और ये बंदा लिटरली यार क्या बॉलिंग करता है, मैं लिटरली इसका फैन हो गया हूँ मैं। तो ये बंदा तो मतलब एक जैसे कोहली है, धोनी है, वो एक बस वो एक पर्सनालिटी एक ही बार होता है ना वैसा, वो ये वैसे ही बुमराह साहब भी हैं कि वो एक एक वन नॉन पर्सनालिटी, जैसे सचिन है, उन जैसा एक पर्सनालिटी नहीं आ सकती, रिकी पॉन्टिंग है, उन जैसे एक पर्सनालिटी दोबारा नहीं आ सकता, है ना। अब हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि शुभमन गिल शायद मे बी ये कवर करेंगे, बहुत सारे हम नए क्रिकेटर्स की बात करते हैं, बट समटाइम वी हैव टू एडमिट कि ये सिंगल पर्सन है, ये इन जैसा पर्सनालिटी आगे आ ही नहीं सकता, मतलब ऐसा स्कोर कर ही नहीं पाएगा। हालांकि हम होप करते हैं कि ऑब्वियस भी पॉजिटिव, हमेशा ऐसे बंदे और आएंगे, और हमारी क्रिकेट टीम तो वैसे ही हमेशा से डोमिनेंट रही है। आगे बढ़ते हैं भैया, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें 2025 की, तो दीपाली देशपांडे जो है इनको मिला है, शूटिंग के कोच हैं, और ये भाई साहब जो है अरमांडो, ये जो है फुटबॉल कोच हैं, और इन दोनों को ध्यानचंद अवार्ड, सर ध्यानचंद बोल रहा हूँ, द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश की पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि योगेश मालवीय मलखम की कोच रहे हैं, और उज्जैन उज्जैन के रहे हैं, और 2020 में इनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। अब मुझे बस एक और क्वेश्चन बता दें, मलखम जो है, ये जो एकेडमी है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? आगे भैया एक और चीज आती है कि इंडिया जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 को होस्ट करने वाला है, ये कंफर्म किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा। लास्ट टाइम 2006 में, हाँ सॉरी 2009 में हैदराबाद में इन्होंने जो है ये होस्ट किया था। अब मध्य प्रदेश की पर्सपेक्टिव में बात कर ले तो मध्य प्रदेश की पर्सपेक्टिव में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की जो स्टैब्लिश है वो हुआ था 1946 में। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के फिर जा रहा हूँ कि ये कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो फिर उसके बाद बैडमिंटन एकेडमी हम सभी को पता है ग्वालियर में, अनादर क्वेश्चन में आप छोड़ के जा रहा हूँ, ग्वालियर में तो हुआ, पर किस वर्ष हुआ? मैं इसके लिए ऑप्शन दे देता हूँ, बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर की कब स्थापना हुई, 2017, 2018, 2019, 2020, ये आपके ऑप्शन है, बहुत इजी ऑप्शन है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपटीशन, हमने मध्य प्रदेश के भी बैडमिंटन की कुछ कप्स हैं, जैसे कि गुलाबरी चंदा कप जो है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, यश कप रिलेटेड है, राजेंद्र सिंह कप एंड ट्रिपल क्राउन शील्ड, ये सब जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, जो मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज करता है एज अ बैडमिंटन कॉम्पिटिशन के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, तो 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो ये भोपाल में हुआ, ये जनवरी 3 से 6 के बीच में हुआ था। अब इसमें क्या खास हो जाता है कि भाई ऑब्वियस भोपाल में हुआ है। तीसरी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि भाई यहाँ पे गल्फ कंट्रीज के जो है यंग साइंटिस्ट और टीचर्स यहाँ पर, मेंटर्स यहाँ पर आए थे, बहरीन से, यूएई से, कुवैत से, ओमान से, सऊदी अरेबिया से, इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट, इसका थीम क्या है? इसकी थीम जो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा, इसके और भी थीम्स है बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जितना आप करंट अफेयर पकड़ रहे हो, वी हैव टू डिफाइन कि कितना डीप जाना है और कितना हमें ऊपर रहना है, तो वो चीजें पढ़ना एक सेंसलेस हो जाती है। तो मैंने यही जो मेन उनका थीम था वही मैंने आपको पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर सॉरी मध्य प्रदेश करंट अफेयर आ गया, बट इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो मैं बताऊंगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 105 है, बहुत अच्छी नहीं है, और इन्होंने स्कोर किया है 27.3। और जो अब कभी इसके बारे में मैं चाहूंगा आप लोग खुद पढ़ें, कब इसको लॉन्च किया गया था, पहली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कब लॉन्च किया गया था, कब इन्होंने ये रिलीज करी थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है बेसिकली दो यूरोपियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और एक WHH, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को इंडेक्स को रिलीज करती है। अच्छा, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में मैं क्या बता रहा था कि मध्य प्रदेश ने इससे रिलेटेड, मध्य प्रदेश जो है माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं बच्चों में भाई, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर सेट किया गया है कि इतना पर डे को कैलोरी आना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ अभियान है, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य
संवर्धन प्रोग्राम, फिर पोषण अभियान है हमारे लिए। देन उसके बाद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये आई थिंक जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहा है। चीफ मिनिस्टर कुपोषण योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये जो डाटाज है ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। मैं फिर भी मतलब इसको आप लोग लिख लें, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये डाटा। अंशु तिवारी क्लासेस और हम सब पूरी टीम जो बैठती हैं तो पूरा प्रॉपर देखती हैं कि हम ऐसा डाटा दें, ऐसी चीजें दें जो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर सके। आगे बढ़ते हैं। अनदर न्यूज फॉर दी एक्स्ट्रा बूस्टर वाला करंट अफेयर यही है कि जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024 में, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि लास्ट टाइम 40 में थे, अब 39 में आए हैं। और देखो यार, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए। लोग इस चीज को समझते नहीं है, मतलब लगता है हाँ एक ही रैंक बढ़ाया है, व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि यही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं, वर्ल्ड मार्केट में यही इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं कि कितने इनोवेटिव है। एंड अभी पीयूष गोयल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग कि भाई जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो फूड रिलेटेड चीज़ों में बहुत कंसर्न हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी में इतना कंसर्न नहीं होते। तो ये सही सच है, ये इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये सब ये वो लोग डाटा पढ़ते हैं, प्रॉपर वो चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई स्टार्टअप के लिए लोन मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है। तो हमारे यहाँ ये है कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा हम लोग पता नहीं क्यों भागते, क्योंकि ऑब्वियस कुछ हार्श इन्वायरमेंट भी है मार्केट में, बट वही बात है, वी नीड टू जंप। अगर हम किसी चीज पे जंप नहीं करेंगे, कहीं रिस्क नहीं लेंगे, तो डेवलप कैसे होंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रैंक की, तो स्विट्जरलैंड ये हमेशा से मतलब ये बहुत प्रोमिनेंट सिटी है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जो हम 40 की बात कर रहे थे, जो रैंक 40 आई थी इंडिया की, वो 2023 के जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें इनको मिला था। अच्छा, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए हमारे जो सिलेबस है उसमें हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की जो मेंशन किया हुआ है, ये उस पर्सपेक्टिव में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हाँ जी, तो ये बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की थोड़ी फिर हालत इसमें टाइट। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, हाँ ये डाटा ये रिलीज करते हैं, बट उनके पूरे जब भी आप कुछ चीजें पढ़ें, ये सिंपल ये तो बता देते कि इंडिया की, अच्छा जो पिकअप करते हैं ना ये पर्टिकुलर लाइन, ये सिर्फ यही पिकअप करते हैं कि हाँ इंडिया को 159 रैंक मिली है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, आप पूरा डाटा पढ़ना, आप पूरा डाटा पढ़ना कि क्यों ये इस रैंक मिलती है, ये तो बता देते कि रैंक। अब हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहते हैं, दैट्स व्हाई हम कुछ चीज, अब यू कैन बिलीव कि चाइना तो डाटा ही रिलीज नहीं करता वर्ल्ड स्टेज में, पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज में डाटा रिलीज नहीं करता। ठीक है, अपना अजरबैजान ने रिलीज करता है, और अपना जो टर्की है वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे प्रॉपर डाटा रिलीज नहीं करता। एंड हम ही हैं जो एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तो हम लोग डाटा रिवील करते हैं कि ये चीजें हुई, ये चीजें हुई। तो इसलिए हम एक पूरा, जब भी आप देखें ना, वो कुछ जो लोग बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, देखो एक और चीज, थोड़ा सा टाइम हुआ क्रिटिसाइज करना और ब्लेम करना, वो लोग ब्लेम करते हैं, अरे ये हो रहा है, ये गवर्नमेंट, ये पर्टिकुलर। आप पूरा डाटा पढ़ा, वो डाटा बहुत जरूरी होता है कि क्यों हमें ये रैंक मिली है, क्या कंसर्निंग चीजें रही हैं जिसके चक्कर में हमको ये रैंक मिली, तो वह पूरा पढ़ना। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं यही बताना चाहूंगा कि फर्स्ट रैंक नॉर्वे को मिला है। एंड देन इससे रिलेटेड आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में आपके इसके बारे में बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें 2 बार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2 बार लिखा गया है, तो अभी इसको थोड़ा इग्नोर करें और ये सारी चीजें लिखें, ये यूज आएंगी, आपकी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते। अच्छा जी, तो भाई ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 63 रैंक रहा है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये 1971 में जो स्टैब्लिश हुआ था, ये इस चीज को रिलीज करता है। अच्छा, ये जो तीनों भाई तबाही जो हैं, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में। एंड देखो ये चीज भी देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग फर्स्ट 5 या 3 और इंडिया की रैंक क्या है, हमें ये देखना रहता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर चीजें लेके जाए। अगर करंट अफेयर पकड़ने में यही चीजें फायदेमंद रहती हैं। वो कभी कभार ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है, वो ये पूछ लेंगे कि स्वीडन की रैंक क्या है, डेनमार्क की रैंक क्या है, फिनलैंड की रैंक, या तो ये पूछ लेंगे वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी है जो ये पर्टिकुलर इंडेक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है, और आपको ऑप्शंस दे देंगे।
तो ये चीजें हमें याद है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हैं ये, ठीक है। तो इनको याद रखना, मतलब याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूपीएससी में, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड वी कांट बिलीव, मतलब हम ये बीपीएससी का हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते वो भी उठा के यही क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए थे उन्होंने। आगे तो यहाँ तक थे करंट अफेयर्स हमारे, और मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, थोड़ा लंबा रहेगा। बिल्कुल क्लास अटेंड करें। अंशु तिवारी क्लासेस जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा है, अगेन मैं बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, प्लीज उसमें आप जाएं देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही पर्सनल टच के साथ अंशु तिवारी सर और पूरी टीम जो है आपको मदद करेगी आपके नेक्स्ट एमपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए। एंड थैंक यू, जय हिंद, ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं को लास्ट चीज में बोला चाहूंगा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमें टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, आप तो देख ही रहे हैं, तो फॉलो करें हमें। एंड जय हिंद, जय भारत।